नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 155। पीटीज न्यूज़ अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एनरोल कीजिए खुद को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत सारे प्यारे प्यारे छात्रों ने अभी तक इसमें एनरोल किया है, उनको इस पूरे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज का लाभ मिल रहा है। आप भी अगर ऐसा लाभ पाना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए, दिए हुए लिंक पे जाके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जीके की एनुअल कंपाइलेशन 2020 की बुक स्टोर पे आ चुकी है। इस लिंक पर जाके आप अपना जो जीके की कंपाइलेशन की जो बुक है वो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। आज हम जानेंगे किसानों को लेकर काफी ज्यादा इशू चल रहा है आजकल, माहौल भी काफी गर्माया हुआ है, राइट। तो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है ना। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है मतलब कि किसानों की जो डिमांड है कि बिल रिजेक्ट किए जाए वो हो नहीं रहा, और गवर्नमेंट मतलब बिल जो है वो रिजेक्ट कर नहीं रही, वो एक्सेप्ट कर रही है। तो उल्टा उल्टा ही काम चल रहा है, दोनों बिल्कुल अपोजिट एंड्स पे खड़े हैं, फार्मर्स एंड गवर्नमेंट्स। तो उसको देखते हुए आज द हिंदू में जो खबर आई है उसका हम एनालिसिस आपके साथ करेंगे। क्या है टॉपिक? रियलिटी ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। यानी कि ये सारी बातें जो चल रही है, हालांकि बिल भी इसी ही उद्देश्य से, इसी ही मेन ऑब्जेक्टिव से लाया गया है कि रिफॉर्म्स लेके आएंगे, साथ ही साथ किसानों की आय को सुधारा जाएगा, उनकी ज़िंदगी को उठाया जाएगा, राइट। तो उस पे ये सारी बातें आज द हिंदू में बहुत ही अच्छा लेख छपा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आज हम आपके साथ इस पे चर्चा करें। रियलिटी ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। तो क्या टारगेट ईयर है, बताइए आप सभी कि टारगेट ईयर क्या है किसानों की आय को दोगुनी करने का। चलिए, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अभी सब देख लेंगे। ये है वो न्यूज़ क्लिप, फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट। तो क्या ऑफ टारगेट हो गया, किस वजह से, मतलब क्या हम ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी चीज़ें हैं। पेंडेमिक भी आ गया, तो पेंडेमिक अफेक्ट्स प्लान टू डबल रियलाइजेशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर बाय 2022। तो ये भी एक बहुत ही मेन क्रूशल इशू है। इस पे जो मतलब कमेटी 2016 में बनाई गई थी, उनके जो हेड हैं मिस्टर अशोक दलवई, उनका क्या कहना है, उन सभी बातों को और इस चार्ट को भी समझेंगे। साथ ही साथ एक और चार्ट मैं आपके लिए खूबसूरत सा चार्ट आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जैसे आप और हम जो कॉमन पीपल हैं, डेली जो हम अपने ही बाइक या किसी भी तरीके के व्हीकल से आते जाते हैं, और पेट्रोल को लेके जो मतलब राइस चल रहा है, तो उस पे भी आज एक बहुत अच्छा डेटा फैक्ट आया हुआ था, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिलेटेड है एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कीम्स, कमिटीज, पॉलिसी एंड गवर्नेंस से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, टारगेट वर्सेस अचीव्ड। क्या टारगेट है और कितना अचीव किया, ये बात तो होती है, ये हर चीज में होता है। आप कोई भी एम लेके चलिए तो वो एक आपका टारगेट होता है, आपने अचीव कितना किया ये देखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट हैड टारगेटेड 2022 एज डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो ईयर याद रखिएगा, बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। तो जो फार्मर की इनकम है, अगर उसको डबल करना है तो उसका ईयर क्या लिया गया है, 2022। जो कमेटी बनाई गई थी इस रिफॉर्म्स के लिए, 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी फार्मर्स को लेके कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो उसके जो हेड हैं वो कौन है, अशोक दलवाई। तो दलवाई कमेटी भी आप याद रखिएगा साथ ही साथ। तो अशोक दलवाई बिकम द हेड ऑफ कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल एज द बॉडी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, राइट। तो जैसे एक बहुत बड़े थिंकर का कहना है कि शेयर योर प्रोग्रेस नॉट गोल्स, राइट। तो शायद सरकार भी उसी ही थिंकर के एम पे चल रही है कि वो अपने प्रोग्रेस को ही शेयर कर रही है, गोल्स को क्या है वो शेयर नहीं करना चाह रही है। अभी देखेंगे किस तरीके से, मैंने क्यों कहा कि वो गोल्स को शेयर नहीं करना चाह रही है, उस पर भी हम बातचीत अभी करेंगे। तो अशोक दलवाई जो जी जो है, और या उनकी जो कमेटी है, पूरी तरीके से उत्तरदायी हैं किसके लिए, फ्रेमिंग स्ट्रैटेजीज, रणनीति बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, साथ ही साथ जितने भी उसमें प्रोग्रेस हुआ है उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उसकी रूपरेखा का आंकलन करने के लिए। 6 स्ट्रैटेजीज उन्होंने आइडेंटिफाई की दलवाई कमेटी ने, कि हम जो 6 पैरामीटर्स पे भाई हम लोग काम करेंगे। स्ट्रैटेजीज तो ऐसी होती हैं, पॉलिसी में क्या होता है, जैसे पॉलिसी अगर कोई आपको बनानी है, मान लीजिए आप में से कई लोग ऑफिसर्स बनेंगे, पॉलिसी बनानी होगी आपको, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला तो आपको उसका फ्रेम करना होगा, स्ट्रैटेजीज कि आप उसको फ्रेम कैसे करेंगे, एंड देन द एग्जीक्यूशन पार्ट विल कम। तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, वो दूसरा मैटर हो जाता है फिर। तो 6 स्ट्रैटेजीज बनाई गई, कौन कौन सी। पहला, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपके साथ एक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया मैंने आपके साथ किया है, कि जो भारत में कृषि का क्या इतिहास है, इसका एक वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट पे, मैंने ही आपके साथ किया था, और उसमें हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए थे। और वो हमने देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है, जस्ट 4.5% ही रहा जीडीपी के।
तो वो उससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं कर पाया। तो अगर आप इसमें रिफॉर्म लेके भी आएंगे तो 5 से ऊपर अब जा नहीं सकते। 10-12% का टारगेट तो मतलब वो तो है ही नहीं, वो अचीव ही नहीं हो सकता। तो अगर आप कुछ बिग बैंग रिफॉर्म्स भी लेके आए तो 5% से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, और मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स आपकी इसी सेक्टर में फंसी हुई है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए 6 स्ट्रैटेजीज बनाई गई है। तो जिनमें से आप में से कई लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको तुरंत जाके देखिएगा। उसमें हमने माउथ टू शिप पॉलिसी भी डिस्कस की थी, बहुत कुछ उसमें डिस्कस किया था हमने। तो पहला है जैसे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। दूसरा है सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली इकोनॉमिक्स तो होता ही यही है कि किस तरीके से जो नेचर है या जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसमें जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। तीसरा फिर हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। चौथा डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स। पांचवा बेटर प्राइस रियलाइजेशन। ये बहुत मतलब एक क्रिटिकल इशू और पेच बन गया है किसानों के लिए भी कि उनको बेटर प्राइस मिलते नहीं है, तो इसलिए एमएसपी का सारा ये पंगा भी शुरू हो गया। फिर छठा है शिफ्ट टू नॉन फार्म जॉब्स, कि किस तरीके से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपका जो वर्कफोर्स है वो इसमें अभी भी फंसा हुआ है, वो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाह रहा। अब आपको उसको लेके आना होगा। लेकिन भारत की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ है कि ये है आपका एग्रीकल्चर, और फिर है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और फिर आपके आते हैं सर्विसेज। अब भारत ने मूव तो किया इसी डायरेक्शन में, कोई भी इकोनॉमी ऐसे ही मूव करेगी, लेकिन एग्रीकल्चर से सीधा हम सर्विसेज पे जंप मार गए, जो कि 55.53% हो गया अभी हाल फिलहाल 2019 की अगर डेटा की अगर हम बात करें। और एग्रीकल्चर कहाँ 19% चल रहा था, वो सिमट के 16% पे आ गया। राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग पे ये काम, मैन्युफैक्चरिंग में हम घुस ही नहीं पाए। क्यों नहीं घुस पाए, इसका रीजन आप दीजिए कि वाई इंडियन इकोनॉमी डज नॉट शिफ्ट टू अ लीनियर पाथ फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर एग्रीकल्चर। सीधा वो हम सर्विसेज में क्यों इतना बूम कर गए। तो इसके रीजन आप दीजिएगा, 2-3 रीजन बढ़िया बढ़िया दीजिए, ताकि पता चले कि आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के इन मायनों को। इसके बाद अशोक दलवाई जी ने खुद कहा दैट द ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज वाज बीइंग मॉनिटर्ड रेदर देन एक्चुअल आउटकम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कुड हैव बीन अ डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन मीटिंग द टारगेट। तो अब उन्होंने बोल दिया ये तो होना ही था कि कोरोना वायरस आ गया, तो अब ये जो टारगेट हमने लिया है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2016 में कमेटी बनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ स्ट्रैटेजीज को ही इंप्लीमेंट करने की बातें की गई हैं। एक्चुअल आउटकम्स और एग्जीक्यूशन पार्ट पे काम किया नहीं गया। काम किया भी गया कोरोना वायरस के चक्कर में, तो ये पूरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ऑफिशियल्स कह रहे हैं। अगला बिंदु, अपोजिशन रेजेस द क्वेश्चंस इन लोकसभा। अब अपोजिशन ने लोकसभा में, क्योंकि सत्र चालू है, तो लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाए रिलेटेड टू बेस ईयर की आपने ये जो इनकम लिया है कि हम फार्मर की आय को दुगना करेंगे, एक्स से हम आपको 2x कर देंगे, इसका बेस ईयर क्या है। राइट, किस बेस ईयर से आप इसको कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं, ये अपोजिशन ने डिमांड की। साथ ही साथ ये एक्स क्या है, तो जो हमें आइडिया पता चले कि 2x का फिगर क्या होगा 2022 में। राइट, तो ये जो सवाल है ये अपोजिशन ने पूछे। सरकार का इस पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। सरकार ने बस इतना कहा कि एनएसएसओ के लास्ट सर्वे जो हुए हैं ऑन एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड वाज कंडक्टेड इन 2013 एंड देयर हैज बीन नो फर्दर असेसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम देयर आफ्टर। तो 2013 के बाद कोई सर्वे ही नहीं हुआ एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। 2013 में ही हुआ था, उसके बाद कोई भी सर्वे नहीं हुआ एग्रीकल्चर रिलेटेड जिससे हम फार्मर की इनकम का ताज़ा ताज़ा आंकलन और बेहतर आंकलन लगा पाएं। क्लियर। तो फिर ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कैसे आंकड़े पेश करी, एक्स्ट्रापोलेटेड फॉर्म। अगर आप में से थोड़े ने भी अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर पढ़ा होगा अपने ही ग्रेजुएशन के अंदर में, तो उसमें एक एक्स्ट्रापोलेशन चीज होती है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज की जाती है। तो एक्स्ट्रापोलेट कर दिया 2013 के डेटा को 2015-16 के डेटा पे, और उसी से ही सरकार काम चला रही है। तो मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये तो माना कि भाई कोई भी सर्वे नहीं हुआ है 2013 के बाद में इनकम को लेके, लेकिन कुछ आंकड़े उन्होंने फिर भी दिए। क्या आंकड़े दिए देखते हैं। क्या आंकड़े दिए उन्होंने, एनएसएसओ सर्वे डिटेल दैट द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यहां ध्यान रखिएगा ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से, वॉज एस्टिमेटेड रुपीज 6,426 रुपए। ये एक मतलब एक जो मतलब कृषि का जो घर है, एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है, उसकी ये एवरेज मंथली इनकम है 6,426। जबकि नाबार्ड का जो डेटा आप देखेंगे तो नाबार्ड का डेटा बता रहा है कि आपकी जो मंथली एवरेज इनकम है वो कितनी है, 8,931। और वो थोड़ा वो आप जान सकते हैं 2013 के डेटा को एक्सट्रापोलेट करके किया गया है, नाबार्ड अपने अलग तरीके से कर रहा है। एनएसएसओस 2013 इनकम डेटा हैज बीन एक्सट्रापोलेटेड फॉर 2015-16 एंड चूजन एज बेस ईयर। तो 2015-16 को ही इन्होंने बेस ईयर माना, ऐसा अभी तक बोला है।
ऑफिशियली अभी भी कुछ मेंशन नहीं किया। चूजन एज बेस ईयर एंड बेस इनकम जो उन्होंने बताई वो बताई 97,000 पर एनम। अब एनएसएसओ के इस डेटा का अगर आप माने तो अगर आप इसका ईयरली भी निकालेंगे तो दिस इज रफली अबाउट 75,000, जबकि अगर आप नाबार्ड के डेटा का मंथली इनकम अगर आप निकालेंगे तो ये इससे मैचअप कर जाता है। क्लियर? 2022 तक अब इसका डबल करना है तो यू गेट एक्स। तो मान लेते हैं 1 लाख अभी चल रहा है एक्स हमारा, तो 2022 तक जो एवरेज जो इनकम है एनुअली वो 2 लाख पर एनम करना है। ये है सारा मामला। अब इसमें लेके ये भी है कि जो अशोक दलवाई साहब हैं, जो उनकी कमेटी है, वो कह रही हैं कि काम चालू है, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, प्रोग्रेस अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज अच्छी बन रही है, तो इनकम भी डेफिनेटली राइज होगी। तो ये कुछ डेटा फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा और कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। आपकी जानकारी के लिए इतना बहुत है कि किस तरीके से क्या टारगेट सेट किया गया और कितना अचीव किया जा रहा है, और ये 2022 का बेस ईयर क्या है वगैरह वगैरह। तो उसके कुछ मतलब एक आस्पेक्ट, कुछ पहलू तो हमारे पास अब आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक अब सभी को? अगर यहाँ तक आपको सबको क्लियर है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें प्यारे प्यारे। चलिए एक और डेटा फैक्ट पे चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जो कॉमनर्स हैं, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, रेगुलर इंडियंस, तो डेली मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, अप डाउन लगा ही रहता है, कभी बाइक से, कभी व्हीकल से, कभी किसी चीज़ से, राइट? मतलब यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो जो किस तरीके से पेट्रोल जो राइज हो रहा है उसको लेके एक बहुत ही बढ़िया ये डेटा फैक्ट आया था। अब इसमें आप देख सकते हैं सितंबर 2017 से लेके दिसंबर 2020 तक दिल्ली का डेटा देखिए आप, पेट्रोल प्राइसेस का यहाँ से सीधा राइज कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है। आप मुंबई का देख लीजिए, अपवर्ड ट्रेंड है। आप कोलकाता का देख लीजिए, अपवर्ड ट्रेंड है। सबका सब मतलब बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। क्लियर? तो मतलब ये तो है कि ये स्टीप राइज हो रहा है। अब दूसरे इस पे आते हैं, टैक्स सर्ज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। मई 2014 का डेटा है और फरवरी 2021 का डेटा। ये डेटा आ कहाँ से रहा? तो ये रहा, पीपीएसी, आईओसीएल और कैग, ये इन सभी के डेटा से तैयार किया गया है। तो बेस प्राइस क्या था? जो एक्चुअल प्राइस, बेस प्राइस था मई 2014 में 47 रुपये 12 पैसे। अभी कितना है? 29 रुपये 34 पैसे। तो मई 2014 के रिस्पेक्ट में बेस प्राइस कम है। कितने परसेंट की गिरावट है? 37% का डिक्रीज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस में भी 37% का डिक्रीज ऑटोमेटिक होना ही चाहिए, है ना? देखते हैं सेंट्रल टैक्स उस वक्त कितना लग रहा था? 10 रुपये 39 पैसे। अब कितना लग रहा है? 32 रुपये 98 पैसे। डीलर कमीशन उस वक्त 2 रुपये, अब 3 रुपये 69 पैसे। ये मतलब एक रफली आंकड़ा होता है। स्टेट टैक्स लगभग लगभग 12 रुपये, और अब कितना? 20 रुपये। रिटेल प्राइसेस तब 71 रुपये था, अब कितना हो गया? 86 रुपये हो गया। मतलब बेस प्राइस कम होने के बावजूद भी प्राइस जो है 2014 के मुकाबले पेट्रोल का बढ़ गया है। साथ ही साथ कुछ और सेस वगैरह के हैं, ये आप देख सकते हैं, और कैसे कैसे क्या सेस हैं, क्योंकि सेस आप जानते ही हैं कि सेस जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जाते, ये सारा का सारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आता है। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा डेटा चार्ट था, तो मैंने आपके लिए ये लगा दिया, ताकि आप भी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर सकें। साथ ही साथ किसी ग्रुप डिस्कशन में कहीं पे भी अगर बातें कर रहे हैं तो ये सारी बातें आप उनको ये आंकड़ों के साथ बता सके तो आप इंप्रेसिव लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अलग से ही दूर से बढ़िया दिखेगी, राइट? हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।